हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज मैं आप लोगों को अमेंडमेंट डिस्कस कर रहा हूँ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के टॉपिक का। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। उसमें कुछ छोटी मोटी बातें आई हैं, चेंज हुई हैं, तो वो भी हम लोग फटाफट चर्चा कर लेते हैं। सो फाइलिंग ऑफ रिटर्न में क्या अमेंडमेंट आई है, देखो। पैन से रिलेटेड कई बार गवर्नमेंट परेशान कर रही है, क्योंकि कभी कुछ कर देती है, कभी कुछ कर देती है। तो देर आर सम रेगुलर चेंजेस रिलेटेड टू पैन, और ये इस साल की बात नहीं है, पिछले साल में भी हुआ, उससे पहले भी हुआ। हर थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को लगता है कि यार इसमें हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अब कुछ ऐसी बातें हम लोग फिर से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नए सिरे से बात करते हैं। अमेंडमेंट आया रूल 114B। जी हाँ, जहां पे पैन की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की गई थी कि हाँ पैन कोड करना जरूरी होता है। ठीक है, अब उसके अंदर एक रूल थे जिसमें कुछ रिलैक्सेशंस भी दी गई थी। एज पर सेक्शन 139A5, कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी, हाँ या ना। ऑल द डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय हिम एज मे प्रिस्क्राइब बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी ने कुछ ट्रांजैक्शंस लिख कर दी थी, हम लोगों ने करी हुई है क्लासेस में, और उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी तो पैन नंबर कोड करना जरूरी है। इन दिस कनेक्शन सीबीडीटी हैज प्रिस्क्राइब द ट्रांजैक्शन विद रूल 114B। तो उसके रिलेटेड सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन दे, मतलब एक पूरा रूल बना रखा है जिसके अंदर उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन बताई हैं। However, as per second proviso to Rule 114B, the requirement of mandatorily quoting the PAN is relaxed. पहले से ही पैन को रिलैक्स कर रखा था कि भैया आपको कोटिंग करने की, मतलब पैन लिखने की जरूरत नहीं है, पैन नंबर बताने की जरूरत नहीं है। किस केस में? वेयर पर्सन डज नॉट हैव ए पैन, जब उसके पास पैन नहीं है, जैसे कि कोई फॉरेन कंपनी या कोई नॉन रेजिडेंट, पैन नहीं है, बट उसको डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी इन फॉर्म नंबर 60। उसको डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी फॉर्म नंबर 60 में। इसके बाद क्या हुआ, द सीबीडीटी विद दिस नोटिफिकेशन अमेंडेड द सेकंड प्रोवाइजर टू रूल 114B टू विड्रॉ सच रिलैक्सेशन फॉर द कंपनी और अ फर्म, देयरफॉर विद इफेक्ट फ्रॉम 10/10/2023, second proviso to rule 114B provides that any person not being a company or a firm, तो अल्टीमेटली रिलैक्सेशन छीन ली गई है किनसे? कंपनी और फर्म से। कहा कि मैंडेटरी कोटिंग ऑफ पैन कंपनी और फर्म को हमेशा रहेगा, मतलब उनके लिए फॉर्म नंबर 60 की डिक्लेरेशन नहीं है, उनको छोड़ के बाकियों के लिए फॉर्म नंबर 60 की डिक्लेरेशन है कि आप फॉर्म नंबर 60 में डिक्लेयर कर दो कि भाई आपके पास पैन जो है नहीं है, तो आप अपना जब भी आप कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करते हो फॉर्म नंबर 60 में डिक्लेयर कर दो। तो 10 अक्टूबर 2023 को ये अमेंडमेंट आई थी और कहा provides that any person not being a company or firm who does not have a PAN, जिसके पास पैन नहीं है, and who enters into any transaction specified in rule 114B, जो भी हम लोगों ने 114B में बहुत सारी ट्रांजेक्शन पढ़ी थी कि भाई पैन होना जरूरी होता है इन ट्रांजेक्शन्स में, हैज टू मेक डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर 60। तो अदर देन कंपनी और फर्म का मतलब क्या होगा, समझ में आया ना। तो कंपनी और फर्म को इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि कंपनी और फर्म को हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे। ठीक है, यानी कंपनी और फर्म के लिए हमेशा क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, पैन नंबर मैंडेटरी ही रहेगा। ओके, तो अगर कोई फॉरेन कंपनी हो और फॉरेन कंपनी जो है उसका कोई इनकम नहीं है इंडिया में, ठीक है, बट उसका कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कहां पे ट्रांजैक्शन हुआ है, आईएफएससी यूनिट के अंदर ट्रांजैक्शन हुआ है। तो आईएफएससी यूनिट यानी कोई आईएफएससी में बैंकिंग यूनिट होगा, उस बैंकिंग यूनिट के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अगर आईएफएससी समझते हो ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, तो गवर्नमेंट ने एक एरिया डिक्लेयर कर रखा है इंटरनेशनल सर्विसेज देने के लिए। तो आईएफएससी यूनिट में अगर आईएफएससी बैंकिंग यूनिट कोई है और वहां उनके साथ कोई ट्रांजैक्शंस होती है, ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ऐसे केस में उनके पास कोई इनकम भी नहीं है और उन्होंने उनके पास पैन भी नहीं है, तो ऐसे केस में फॉरेन कंपनीज को ये रिलैक्सेशन दी गई है कि आप फॉर्म नंबर 60 में डिक्लेरेशन दे सकते हो। ठीक है, हालांकि कंपनीज के लिए था नहीं, बट फॉरेन कंपनीज के लिए अलाउ कर दिया। फिर देखो, ओपनिंग एन अकाउंट, क्या अकाउंट को खोलना है उन लोगों ने, तो क्या करेंगे, तो वो लोग इस आईएफएससी बैंकिंग यूनिट में जाके वो लोग अकाउंट खोल सकते हैं और उनको फॉर्म नंबर 60 से काम उनका बन जाएगा। टाइम डिपॉजिट कराना है 50,000 रुपए या उससे ज्यादा के लिए, तो भी आपको अगेन पैन नंबर कोड करने की जरूरत नहीं है, फॉर्म नंबर 60 डिक्लेरेशन काफी है। ठीक है, अच्छा, अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 और एग्रीगेटिंग टू मोर देन 5 लाख ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अगर अमाउंट जो है 50,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए और पूरे साल भर में कितना, 5 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई आपको फॉर्म नंबर 60 में डिक्लेरेशन देनी जरूरी पड़ेगी। ओके, तो ये बात सबको समझ में आती है, तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा क्या अमेंडमेंट आई है, एक अमेंडमेंट और आई है, अमेंडमेंट इन रूल 114BA एंड 114BB। कहता है एज पर सेक्शन 139A1
Read with new rule 114BA, every person who has not been allotted PAN, जिसको PAN नहीं दिया है, अभी तक मिला नहीं है, has to apply for PAN if he intends to enter any of the following transaction. गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया है कि पैन नंबर इनको चाहिए ही चाहिए। अगर तुमने साल भर में 20 लाख रुपए से ज्यादा का, 30 लाख या उससे ज्यादा का अकाउंट में जमा करा दिया कैश, तो आपको क्या करना है, पैन नंबर आपके पास होना ही चाहिए। नंबर 2, अगर विड्रॉ किया है एक या एक से ज्यादा अकाउंट में 20 लाख से ज्यादा अगर आपने विड्रॉ किया है तो भी आपको पैन नंबर चाहिए ही चाहिए। ओपन अ करंट अकाउंट, अगर आप करंट अकाउंट खोलते हो तो पैन नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है सारे बच्चों को? Similar transactions are prescribed for the purpose of quoting PAN or Aadhaar number in the documents pertaining to such transactions. ठीक है, तो यही सेम इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट कहता है कि भैया देखो पैन नंबर तो चाहिए ही है। ठीक है, अभी तक पैन नहीं था इनके पास, पैन नंबर चाहिए इन डिटेल्स के लिए, और फिर पैन नंबर कोड भी करना होगा इन ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो जब जब ये ट्रांजेक्शन्स का अमाउंट बढ़ेगा, मतलब वही 20 लाख से ज्यादा होगा, तो पैन नंबर कोड करना पड़ेगा। ठीक है जी, या आधार नंबर कोड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? The CBDT has with this notification amended Rule 114BA and 114BB with effect from 10/10/2023 to provide that a person is not required to apply PAN, उसको PAN अप्लाई करने की जरूरत नहीं है या PAN कोड करने की जरूरत नहीं है अगर where a person making deposit or withdrawal of an amount otherwise than by way of cash, यानी कैश से अगर वो नहीं करता, यानी चेक से करता है, बैंकिंग डिटेल से करता है, या फिर वो फॉरेन कंपनी है। ठीक है, तो या तो वो कैश अमाउंट से नहीं करता है, फॉरेन बैंक अकाउंट से करता है, या फिर वो फॉरेन कंपनी है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला एंड इन दोनों ही केसेस में इनको पैन नंबर ना चाहिए ना कोड करने की जरूरत है। मतलब 20 लाख से ज्यादा वाले रीजन नहीं चलेगा इसके ऊपर, समझ गए बात? ठीक है, 20 लाख रुपए से ज्यादा वाला रीजन देने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, वो ट्रांजैक्शन हुई कहां पे? द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू विद एन आईएफएससी बैंकिंग यूनिट। ये ट्रांजैक्शन कहां हुई है? 20 लाख से ज्यादा वाली ये ट्रांजैक्शन हुई है आईएफएससी बैंकिंग यूनिट में। एंड सच नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी डज नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। तो बेसिकली उन्होंने फोकस किया है नॉन रेजिडेंट्स के लिए और फॉरेन कंपनीज के लिए ही। तो अगर मैं यहां पे पर्सन की बात कर रहा हूं ना, तो अल्टीमेटली नॉन रेजिडेंट को भी इशारा कर रहा है, क्योंकि ये लिखा है लास्ट में इज अ नॉन रेजिडेंट, क्योंकि कंपनी नहीं है या फिर वो फॉरेन कंपनी है। तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि भैया अगर आप नॉन रेजिडेंट हो या फॉरेन कंपनी हो और आपका आईएफएससी बैंकिंग यूनिट के साथ कोई ट्रांजैक्शन आता है, 20 लाख से ज्यादा विड्रॉ करते हो, डिपॉजिट कराते हो, करंट अकाउंट खोलते हो, तो आपको पैन नंबर देने की जरूरत नहीं है। पैन नंबर की आपको कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आपको फॉर्म 60 में भी डिक्लेरेशन काफी है, और ये बात क्लियरली बोल दी गई कि इस नॉन रेजिडेंट की या फॉरेन कंपनी की इंडिया में उसकी कोई और इनकम होनी नहीं चाहिए, टैक्स नहीं लगना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? That's it, दोस्तों। तो ये 2-3 अमेंडमेंट्स थी। तो बच्चों एक बात सुनो मेरी बात, ठीक है? आप लोग बहुत सारे बच्चे उतावले हो रहे हैं कि सर रिवीजन कब स्टार्ट करेंगे? तो डीटी के अमेंडमेंट्स तो मैंने कर दिए खत्म, अब मैं आपके साथ रिवीजन ही कराऊंगा। डीटी की रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी और जीएसटी की साइमल्टेनियसली अमेंडमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो डीटी की रिवीजन स्टार्ट करते हैं और जीएसटी की अमेंडमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कब तक स्टार्ट करते हैं? मैं ये सारी वीडियोस रिकॉर्डेड लाऊंगा। ठीक है, लाइव सेशंस में बीच बीच में लिया करूंगा। वो लाइव सेशंस कौन से होंगे वो भी मैं आपको बताया करूंगा। जैसे कोई क्वेश्चन कराने वाले सेशंस होंगे वो लाइव लिया करूंगा, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले एमसीक्यूज का इस बार मैं अच्छे से सेशन लूंगा, वो प्रैक्टिस कराने के लिए मैं सारा लाइव सेशन लूंगा। बट रिवीजन की जो वीडियोज हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। ठीक है, टिल देन बाय बाय, और अमेंडमेंट जरूर देखनी है सारी की सारी। थैंक यू, बाय बाय।